मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कंटिन्यू रखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी जो बुक है उसका। तो एक वीडियो हम लोगों ने पहले बना रखा था, उसमें हम लोग नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की बात की थी। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है न्यू डिटर्मिनिज्म्स। न्यू डिटर्मिनिज्म्स किसके द्वारा दिया गया था वो हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे न्यू डिटर्मिनिज्म्स एक कॉन्सेप्ट है ना। न्यू डिटर्मिनिज्म्स डिटर्मिनिज्म्स जिसको हम लोग स्टॉप एंड गो भी बोलते हैं। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म्स। गो डिटर्मिनिज्म्स ये कॉन्सेप्ट जो है ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। दिस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट introduced by Griffith Taylor ये ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर्स थे, है ना। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा था इन्होंने, तो इन्होंने एक मिडिल पाथ या मध्यम मार्ग वाली कॉन्सेप्ट की बात की गई थी। तो न्यू डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट क्या है तो देखेंगे इसमें बैलेंस बिटवीन environmental determinisms and possibilisms ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया था कि जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर है, इसके बीच का रास्ता ढूंढने का प्रयास किया था। कौन? ग्रिफिथ टेलर ने। हमने क्या कहा था कि जो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर है इसमें मानव जो है ना, मानव को कौन पकड़ के रख रहा था? नेचर। लेकिन जैसे ही पॉसिबिलिज्म्स कॉन्सेप्ट आया तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या समझ में आया आपको कि पॉसिबिलिज्म से मानव की आवश्यकताएं बढ़ गई। मानव क्या करने लग गया है? रिसोर्स का ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने लग गया है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि मानव ने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। अब मानव जो है वो प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ठीक है ना। प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, बल्कि मानव क्या कर रहा है, ह्यूमन, वो अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी आ गया। तो अब क्या है, सवाल ये उठता है कि हमें दोनों चीज नहीं चाहिए। दोनों चीज का मतलब अब कोई भी सोसाइटी प्रिमिटिव सोसाइटी में रह नहीं सकता और कोई भी सोसाइटी जो है पूर्ण रूप से डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि डेवलपमेंट अगर हम पूर्ण रूप से करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगा। तो बीच का रास्ता क्या होगा? तो बीच का रास्ता के लिए एक कॉन्सेप्ट आई थी जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म्स, जिसको हम लोग स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म्स के नाम से जानते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा था, इन दोनों के बीच का मतलब कि जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म्स और पॉसिबिलिज्म्स, है ना, इसके बीच या मध्यम मार्ग के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, मध्यम मार्ग। तो इट इज आल्सो नोन एज मिडिल पाथ या तो मध्यम मार्ग, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मध्यम मार्ग, तो इसको मध्यम मार्ग के नाम से भी जानते हैं,
इसको नियो डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको अस्ट्रॉप एंड बो डिटर्मिनिज्म के भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा था। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था कि अगर आपको पर्यावरण को, मतलब अगर हमें पर्यावरण पे विजय प्राप्त करना है ना, यदि हमें पर्यावरण को विजय प्राप्त करना है तो हमें पर्यावरण के अकॉर्डिंग चलना होगा, है ना। हमें क्या करना होगा कि पर्यावरण के अकॉर्डिंग चलना होगा, हमें उसका स्टडी करना होगा और उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, तभी हम क्या होगा, तभी हम पर्यावरण पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर जिन्होंने जो ग्रिफिथ टेलर ने कही थी, है ना। तो इट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग्स, इट मीन्स that human beings can conquer के स्पेलिंग जो है CONQUER, conquer by obeying it, conquer nature, obeying it। इसका मतलब क्या हुआ कि मानव जो है ना, मानव वातावरण की कई संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं, है ना। मतलब जिसको अगर हम बात करें कि मानव जो है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग्स कैन कंक्वेयर नेचर ओबेइंग, मतलब जब तक हम नेचर की स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम नेचर को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज जो है हमें फ्री रन नहीं होता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, पे करना होता है। जैसे कि अगर रोड है तो रोड में अगर ट्रैफिक ना हो, रोड पर ट्रैफिक ना हो तो एक्सीडेंट की घटनाएं क्या होती है, बढ़ जाती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कुछ ट्रैफिक लाइट्स, है ना। ट्रैफिक लाइट्स का मतलब कि जैसे आप देखेंगे कि आप जैसे रेड लाइट है ना, रेड लाइट अगर आप बात करें तो इन्होंने एक ट्रैफिक का उदाहरण देकर इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया है। तो रेड जो है वो स्टॉप को इंडिकेट कर रहा है। एम्बर का मतलब हो गया कि ये जो है एम्बर जो लाइट होता है ना, एम्बर लाइट, ये किस चीज को, तो रेडी। और जो ग्रीन है, जो ग्रीन की अगर हम बात करें तो ग्रीन जो है ये गो की बात की है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने कुल मिलाकर क्या कहा कि हमें किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि जब रिसोर्स खत्म हो जाए, है ना, या जब रिसोर्स की एक्सप्लॉइटेशंस काफी ज्यादा होने लग जाता है, तो आपको पता है कि बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलता है, जैसे ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं हो गई, है ना। तो जो वेस्टर्न कंट्री है ये क्या करते हैं, आपको एक्सप्लॉइटेशन नेचर का काफी करते हैं, जिसके वजह से ये समस्याएं देखने, ये सिर्फ वेस्टर्न की बात नहीं हो रही, ये पूरे ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है, ये इंक्लूडिंग इंडिया। तो चूंकि क्या है कि हमें इस पर कंट्रोल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं नेचर को समझना होगा, नेचर की स्टडी करना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, रेड का मतलब स्टॉप, कहने का मतलब है कि जब हम रिसोर्स का ज्यादा प्रयोग करना शुरू हो जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए रुक जाए। मतलब रुकने का मतलब क्या हो कि उसको फिर से उसको रिकवरी किया जाए, मतलब रिसोर्स फिर से रिकवरी किया जाए, फिर क्या हो, हम उस रिसोर्स को यूज करने के लिए फिर रेडी हो जाए। रेडी हो जाए का मतलब कि हम उसका प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, और उसके बाद जो है हम उसका प्रयोग करना शुरू कर दें। तो इस तरीके का एक सस्टेनेबल चेन की बात इन्होंने की है, जिसके आधार पर ये व्याख्या इन्होंने नियो डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट में बताने का प्रयास किया है। मतलब कुल मिला के बात करें तो इन्होंने मध्यम मार्ग को चुना। मतलब हमें किस तरीके का डेवलपमेंट चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब हमें उस डेवलपमेंट की इन्होंने काफी प्रयास किया। ठीक है, तो एक समय के बाद क्या हुआ कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, एक समय के बाद आप देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी अलग
तरीके से इनका डेवलपमेंट देखने को मिला, समय समय पर इनका डेवलपमेंट एक अलग अलग तरीके से देखने को मिला, तो उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो मानव भूगोल का जो डेवलपमेंट था वो किस किस स्टेज में कैसे कैसे हुआ, वो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी का जो डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे हुआ, ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो तीन कॉन्सेप्ट समझ में आए आपको, एक नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, एक ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, और एक जो है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म्स की बात की गई। ठीक है ना, तो ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना, तो इसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, स्टेजेस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी किस किस स्टेज में मानव भूगोल का विकास हुआ। तो जो पहला स्टेज था है ना, अर्ली कॉलोनियल पीरियड, पहला जो स्टेज था है ना, अर्ली कॉलोनियल पीरियड। ठीक है ना, तो अर्ली जो कॉलोनियल पीरियड था, आप ये देखेंगे इसकी डेट की अगर हम बात करें तो 15 to 17 सेंचुरी, अगर आप डेट की बात करें 15 से लेकर 17 सेंचुरी है ना, सेंचुरी वाला जो डेट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली कॉलोनियल पीरियड। तो इस पीरियड में क्या हुआ था, तो इस पीरियड में आप देखेंगे तो इस समय जो खोज था है ना, उसमें क्या रहा था, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। मतलब इस समय क्या था, जो मानव भूगोल था, एक्सप्लोरेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे उस समय जो है पुर्तगीज है, डच है ना, ये सभी क्या है दुनिया को खोजने निकले थे है ना, और इन्हीं में से क्या होता है, सूचनाओं का क्या होता था, मतलब आदान प्रदान होता था, और इन्हीं सूचनाओं के आदान प्रदान के आधार पे क्या होते थे, ये डेवलपमेंट देखने को मिलता था। ठीक है ना, तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड में जो मानव भूगोल था वो एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड था है ना, मतलब इसमें क्या होता था कि लोग खोजने निकल गए, कौन सा देश खोज लेंगे उनको भी नहीं पता है। ठीक है ना, तो वो इस आधार पे हमारा मानव भूगोल चल रहा था। उसके बाद जो दूसरा पीरियड आता है, ये दूसरा स्टेज आता है, वो लेटर कॉलोनियल पीरियड है ना, लेटर कॉलोनियल पीरियड। दूसरा जो है लेटर कॉलोनियल पीरियड है ना, लेटर कॉलोनियल पीरियड। तो जस्ट इसके बाद का पीरियड है ये 18 से 19 सेंचुरी की अगर हम बात करें, 18 से लेकर 19 सेंचुरी है ना, 18 से लेकर 19 सेंचुरी वाला जो डेट है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर कॉलोनियल पीरियड। तो इस पीरियड में क्या हुआ था, इस पीरियड में रीजनल एनालिसिस अप्रोच वर डेवलप है ना, रीजनल एनालिसिस। रीजनल एनालिसिस का मतलब हुआ रीजनल एनालिसिस अप्रोच वर डेवलप है ना, मतलब इसमें ये बताया गया कि पूरी दुनिया का है ना, पूरी दुनिया का एक साथ अध्ययन किया जाएगा है ना। जैसे कोई प्रदेश है तो उसका अध्ययन क्या किया जाएगा, एक साथ किया जाएगा। ये उस समय काफी टफ था है ना, टफ था, लोगों को जितना ज्ञान था उसी के अकॉर्डिंग ये स्टडी कर रहे थे। तो लेटर कॉलोनियल पीरियड में जो मानव भूगोल था वो रीजनल एनालिसिस पर डिपेंडेंट था। मतलब उस समय किसी भी चीज का अध्ययन जो है वो एक साथ करते थे। एक साथ करने का मतलब अगर मान लीजिए किसी रीजन का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ का नेचर का अध्ययन साथ करेंगे, क्लाइमेट का अध्ययन साथ करेंगे है ना, मिट्टी हो गया, तो सबका अध्ययन क्या करेंगे, साथ करेंगे। ठीक है, तो वो रीजनल एनालिसिस अप्रोच डेवलप किया गया लेटर कॉलोनियल पीरियड में। थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज में क्या था, थर्ड स्टेज में तो 1930 है ना, थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो 1930 थ्रू द
थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो 1930 थ्रू द इंटर वार पीरियड, थ्रू द इंटर वार पीरियड, ठीक है, इंटर वार पीरियड मतलब इस समय क्या हुआ था कि एरियल डिफरेंशिएशन अप्रोच वर डेवलप, है ना, एरियल डिफरेंशिएशन अप्रोच वर डेवलप, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया के वाइज, है ना, एरिया डिफरेंशियस अप्रोच जो है डेवलप किया गया। मतलब एरिया का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करें कि पार्टिकुलर कोई ये एरिया है, ठीक है ना, ये एरिया है, यहाँ कुछ अलग सा यूनिक आइडेंटिफिकेशन वेजिटेशंस पाया जाता है ना, यूनिक वेजिटेशंस पाया जाता है या यूनिक जीव जंतु पाए जाते हैं, है ना, जो और प्रदेश में नहीं है। तो उसको क्या है कि एरिया के हिसाब से क्या किया जाए, एरियल डिफरेंशिएशन किया जाए और इसके आधार पे जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, है ना, यूनिक चीज है तो उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन के आधार पे जो है उस एरिया का क्या किया जाए, डिफरेंशिएशन किया जाए। तो ये थर्ड जो 1930 में इसको डेवलप किया गया। फोर्थ क्या है तो देखेंगे, फोर्थ में क्या बताया गया है, फोर्थ हम लोग देखते हैं। तो फोर्थ स्टेजेस में जो है लेटर 1950 टू लेटर 1960, है ना, लेटर 1950 लेटर 1950 टू 1960, है ना, इसमें क्या किया गया, तो इसमें जो है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की गई, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की गई। ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या हुआ कि अब फिजिक्स ऑफ लॉ पढ़ने लग गए। फिजिक्स ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि अगर मान के चलिए कि धरातल है तो धरातल पे हम खेती करेंगे, है ना, खेती करेंगे तो उससे रिलेटेड चीज का स्टडी किया जाने लगा, ठीक है, प्लेन है, ठीक है, तो प्लेन जो है वो कितने परसेंट में प्लेन है, कितने परसेंट में प्लेट्यूज है, कितने परसेंट में माउंटेन्स है, ये सबका जो है वो अध्ययन किया जाने लगा, ठीक है। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब लेटर 1950 से लेकर 1960 में, ठीक है ना, तो इसको भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या हुआ था कि अब जो है मतलब आइडेंटिफाई कर दिया गया कि ज्योग्राफी जो है वो कंप्यूटर का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया, स्टैटिकल सोफिस्टिकेटेड जो प्रोग्राम था इसमें शुरू कर दिया गया, है ना, इसमें क्या हुआ, शुरू कर दिया गया। मतलब कंप्लीटली जो है अगर हम बात करें, कंप्लीटली मतलब आंशिक रूप से अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में कंप्यूटर का डेवलपमेंट इस समय होना शुरू हो गया था, ठीक है। अब मतलब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का और उसमें आंकड़े जो है वो कंप्यूटर डाटा या कंप्यूटर से रिलेटेड चीज, कंप्यूटर इस डाटा को दिखाएगी या इस डाटा का स्टडी करेगा, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या मतलब। तो इसी को क्रिटिसाइज करते हुए, है ना, इसी कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हुए मतलब जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें और भी चीजें हुई थी, जैसे आप देखेंगे लॉ ऑफ फिजिक्स वर यूज्ड, है ना, इसमें क्या हुआ था, लॉ ऑफ फिजिक्स वर यूज्ड, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफाई वेरियस मैपेबल, आइडेंटिफाई वेरियस मैप, है ना, आइडेंटिफाई किया गया मैप के थ्रू, ठीक है। तो इसी के अगेंस्ट में क्या हुआ था, आप देखेंगे इसी के अगेंस्ट में अगर आप फिफ्थ की बात करें तो 1970, है ना, 1970 में आप देखेंगे 1970 में इमरजेंस ऑफ
1970 में इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल उसके बाद जो है बिहेवियरियल जो है ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। तो 1970 में ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ ना, इसमें अब देखें कुछ अलग सा कहने का मतलब है कि अब जो है मानव भूगोल जो है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे बल देगी। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि जैसे मानव जो कल्याण की बात करेगा, है ना, मानव कल्याण की बात करेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें तो हेल्थ फैसिलिटीज की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, तो ये सारे मानव से रिलेटेड या मानव कल्याण से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं या जितने भी डेवलपमेंट होंगे वो सब ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी वाली कॉन्सेप्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है। रेडिकल सोसाइटी में क्या बताया गया? रेडिकल सोसाइटी में ये कहा गया कि आज जो लोग गरीब है ना, मतलब इसमें मार्क्सिस्ट थ्योरी पे बल दिया गया, आज जो लोग गरीब हैं उसका मेन कारण क्या है? रिसोर्स की असमानता है ना। रिसोर्स लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, सभी लोगों के पास नहीं पहुंच रही है, कुछ लोगों के पास ज्यादा पहुंच रही है, कुछ लोगों के पास कम पहुंच रही है। तो जो कैपिटलिस्ट थी ना, इन्होंने मतलब किसी भी देश में अगर गरीबी आती है तो उसका मुख्य कारण क्या है? कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इंडिविजुअल लोगों के हाथों में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है, वो उसी के अकॉर्डिंग उसको संचालित करती है, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, लोग इधर उधर भागते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि इस सोसाइटी में रेडिकल जो सोसाइटी हुआ था, इसमें कंप्लीटली जो है उसी चीज की बात की गई थी कि अगर किसी भी देश में गरीबी आ रही है तो उसके लिए क्या है, आपके कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था जिम्मेदार है। तो इसीलिए क्या है कि कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था को इन्होंने मतलब मार्क्सिस्ट थ्योरी था उसमें इस चीज को बताया गया। बिहेवियरियल थॉट में क्या कहा गया? बिहेवियरियल थॉट में ये कहा गया कि जो लोग है ना, अनुभव के आधार पे जो चेंजेस देखने को मिलता है, अनुभव के आधार पे जो चेंजेस देखने को मिलता है, उस तरीके का कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बिहेवियरियल थॉट्स। बिहेवियरियल थॉट मतलब व्यवहारिक आचरण उपागम भी इसको बोलते हैं, है ना। आचरण उपागम का मतलब या बिहेवियरियल थॉट का मतलब जो आपके अनुभव के आधार पे जो चेंजेस देखने को मिलता है। अब कोई भी व्यक्ति है ना, सभी लोगों के अलग अलग बिहेव होते हैं, कोई किसी को बोलते हैं अच्छे बिहेव है, किसी को बोलते हैं कि ये बिहेव अच्छा नहीं करता है। तो आप देखिएगा कोई भी जो बिहेव है ये एक अनुभव के आधार पे होता है। जिस सोसाइटी में वो जन्म लिया है, जिस संस्कार में वो पला बड़ा है, उसकी संस्कार जो है उसके पूरे ह्यूमनिटीज में नजर आता है। तो इस तरीके का जो चेंजेस देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिहेवियरियल थॉट्स। ठीक है ना। तो ये था आपका मतलब मानव का जो डेवलपमेंट था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन डिफरेंट स्टेजेस। तो ये स्टेजेस जो है आपको ये बताया गया। एक वीडियो और होगा तो उसको हम लोग कल अभी थोड़ा देर में करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।